17 नई मालकिन ग्रेटर देन मिस अफिलिया कर्तव्यपरायण थी। हम उसे कर्तव्यमत नहीं समझते। कर्तव्य पालन में वो कभी पीछे नहीं हटती। दुर्गम पर्वत उसके कर्तव्य मार्ग में कभी बाधा नहीं डाल सकता। अगाध समुद्र या प्रचंड अग्नि कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकती। हृदय की अनिवार्य निर्बलता के साथ वह सदा घोर संग्राम किया करती थी। यदि वो उस विकट संग्राम में कभी हार जाती तो अपनी निर्बल प्रकृति का ध्यान करके बहुत खिन्न होती थी। अतः इन कारणों से उसका हार्दिक धर्म विश्वास उसे प्रसन्न बनाकर उल्टा कभी कभी उसके अंतःकरण को विषाद के अंधकार से पूर्ण कर देता था। पर बड़ा आश्चर्य तो ये देखकर होता था कि अफिलिया जैसी कर्तव्यपरायण, धीर गंभीर प्रकृति वाली और विवेकशील स्त्री चंचलमती एग्स्टिन को प्यार करे। इन दोनों की प्रकृति में जरा भी समता नहीं थी। दोनों के स्वभाव में 36 का सा संबंध था। लेकिन मिस अफिलिया लड़कपन से ही बड़े चाव से एग्स्टिन को धर्म शिक्षा दिया करती और अपने सगे छोटे भाई की भांति उसका दुलार करती थी। एग्स्टिन का स्वभाव चंचल होने पर भी वह बड़ा स्नेहशील था। इसी से मिस अफिलिया लड़कपन से उसे प्यार करती थी और यही कारण था कि एग्स्टिन के प्रस्ताव पर वह तुरंत उसके घर आने को राजी हो गई। एग्स्टिन के घर का काम काज संभालने तथा इवांजेलिन के पालन पोषण का भार उठाने के लिए वो बड़ी खुशी से एग्स्टिन के साथ नवरलिंस आ गई। जहाज नवरलिंस पहुंचने को हुआ तो मिस अफिलिया बड़ी फुर्ती से माल असबाब बांधने लगी। इधर एवा से बार बार कहने लगी, तेरी गुड़िया कहाँ है? कैंची कहाँ है? खिलौने कहाँ हैं? अपने सब खिलौने गिन डाल। कितनी लापरवाही रखती है, अभी तक इन चीजों को नहीं गिना। ईवा ने कहा, बुआ अब तो हम लोग घर ही चलते हैं, इन सब चीजों को लेकर क्या होगा? अफिलिया, क्या होगा? घर ले चल, वहाँ ठिकाने से रख देना। बच्चों को अपनी वस्तुएं सावधानी से रखनी चाहिए। ईवा, बुआ मुझे ये सब रखना नहीं आता। अफिलिया, अच्छा तू देख, मैं सब ठीक कर देती हूँ। एक ये तेरा बक्स है, ये खिलौना 2, कैंची 3 और फीता 4, सब 4 चीजें हुई। बेटी मैं जानती हूँ, तू अकेली अपने बाबा के साथ आती तो ये सब चीजें खो जाती। ईवा, हाँ मैंने यूं ही कितनी ही बार कितनी चीजें खो दी और बाबा ने सब चीजें मुझे फिर खरीद दी। अफिलिया, वाह कैसी अच्छी बात है, एक बार एक चीज को खो देना और फिर उसी को खरीद लेना। ईवा, बुआ ये तो बड़ी सीधी बात है। अफिलिया, सीधी बात है, ये हद दर्जे की लापरवाही है, घोर लापरवाही। यूं ही बार बार लापरवाही लापरवाही करते हुए मिस अफिलिया सारी वस्तुएं बक्स में भरने लगी। जब बक्स भर गया तो एवा ने कहा, बुआ बक्स तो भर गया, अब इसमें और चीजें नहीं समाएंगी। अब क्या करोगी? ये सुनकर अफिलिया बोली, नहीं समाएंगी, जरूर समाएंगी, क्यों नहीं समाएंगी। इतना कहकर बक्स के कपड़ों को जोर से दबाने लगी। अफिलिया का रुख देखकर मानो संदूक बेचारा डर गया। अफिलिया ने सारी चीजों को संदूक में रखकर हंसते हुए कहा, अभी तो संदूक में और भी चीजें रख देने को जगह खाली है। तू इस संदूक पर खड़ी हो जा, मैं चाबी से बंद कर दूं। इस प्रकार अफिलिया संदूक से संग्राम में जीतकर एवा से बोली, तेरे बाबा कहाँ हैं? जा उन्हें बुला ला, कह दे हम लोग तैयार हैं। ईवा, बाबा तो नीचे के कमरे में खड़े एक आदमी से बातें कर रहे हैं और नारंगियां खा रहे हैं। अफिलिया, जा दौड़कर बुला ला, जहाज अब घाट किनारे पहुंचने ही वाला है। ईवा, बाबा कभी जल्दी नहीं करते। बुआ तुम इधर आओ, वह देखो अपना घर दिखाई पड़ता है। अफिलिया, हाँ देख लिया, जा झटपट अपने बाबा को बुला ला। लो जहाज किनारे आ गया और एग्स्टिन अभी भी देर कर रहा है। जहाज घाट पर आ लगा। सैकड़ों कुली जहाज पर चढ़ आए। उनमें से एक मिस अफिलिया से बोला, मेम साहब अपना बक्स मुझे दीजिए। दूसरा कुली बोला, मेम साहब ये बिस्तरे में उठाता हूँ। तीसरा बोला, मेम साहब ये संदूक मेरे सिर पर उठा दीजिए। कुलियों का तो ये हाल था और मिस अफिलिया अपनी सारी चीजों को अपने सामने रखकर खड़ी खजाने के संतरी की भांति पहरा दे रही थी। उसके मुख का रुख और तीव्र दृष्टि देखकर कुली डर के मारे वहां से खिसकने लगे। इधर एग्स्टिन को देर करते देखकर अफिलिया छटपटाने लगी।
कोई 15 मिनट के बाद बिना किसी घबराहट के एग्स्टन ने अफिलिया के पास आकर अन्यमनस्क भाव से पूछा, बहन तुम तैयार हो? अफिलिया बोली, मैं 1 घंटे से तैयार बैठी हूँ। मैं तुम्हारे देर करने से बहुत उकता रही थी। एग्स्टन ने कहा, उकताने की कौन सी बात थी? अपनी गाड़ी किनारे खड़ी है। भीड़ छट जाने दो तो आराम से उतरकर चलेंगे। इतना कहकर एग्स्टन ने एक कुली से कहा, अरे हमारा सामान गाड़ी पर रखवा देना। ये सुनकर मिस अफिलिया ने कहा, मैं उसके साथ जाकर अपने सामने सब चीजें ठीक से गाड़ी पर रखवाती हूँ। तुम यहाँ खड़े रहो। एग्स्टन, तुम्हारे साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब आप ही ठीक से रख देगा। हम लोग साथ ही चलते हैं। अफिलिया, लेकिन ये बैग और बक्स तो मैं कुली को नहीं दूंगी। मैं इन दोनों को स्वयं ही ले चलूंगी। एग्स्टन, अपनी वो उत्तर प्रदेश की चाल छोड़ दो। इस देश की रीति नीति सीखो। बक्स और बैग तुम ढोओगी तो लोग तुम्हें दासी समझेंगे। डरो मत। सब चीजें इस आदमी को उठाने दो। वो सब चीजें बड़ी सावधानी से गाड़ी पर रख देगा। इसी समय इवा बोली, टॉम कहाँ है? एग्स्टन ने उत्तर दिया, टॉम नीचे है। इवा, टॉम को अपनी माँ के पास ले जाना। कहना कि टॉम को गाड़ी हाँकने के लिए लाए हैं। अब उस शराबी कोचवान को गाड़ी नहीं हाँकने दी जाएगी। इवा, बाबा, टॉम बड़ा अच्छा कोचवान रहेगा। वो कभी शराब नहीं पिएगा। इसके बाद मिस अफिलिया और इवा को साथ लेकर एग्स्टन जहाज से उतरकर अपनी गाड़ी पर चढ़ा। मिस अफिलिया ने गाड़ी पर चढ़ने के पहले सब चीजें एक एक करके संभाल ली। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक सजे सजाए द्वार पर पहुंच गई। बाहरी दरवाजा पाकर गाड़ी के भीतर पहुंचते ही इवा उतरने के लिए छटपटाने लगी और अफिलिया से बार बार कहने लगी, बुआ देखो, हमारा घर कैसा सुंदर है। तुम्हारे घर ऐसा बगीचा नहीं है। अफिलिया मुस्कराकर बोली, हाँ घर तो सुंदर है, पर ईसाई का सा घर नहीं जान पड़ता। मालूम होता है किसी गैर ईसाई का घर है। सेंट क्लेयर को अपने लिए गैर ईसाई शब्द सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। गाड़ी दरवाजे पर लगते ही टॉम सबसे पहले उतरा और घर की शोभा देखकर आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। मिस अफिलिया के साथ सेंट क्लेयर के गाड़ी से उतरने पर घर के बहुत से हबशी दास दासी दरवाजे पर आकर जमा हो गए। सेंट क्लेयर दास दासियों पर कभी अत्याचार नहीं करता था। उसके घर इन दास दासियों को किसी प्रकार की तकलीफ न थी। खाने पीने का सब तरह से आराम था। इससे उसके लौटने पर सबको विशेष आनंद हुआ। उसका हंसमुख चेहरा देखने के लिए वे सब बड़े उत्सुक थे। इन दास दासियों में एक लंबा पुरुष था। वह बड़ा ठाट बाट बनाकर दरवाजे पर सबके आगे आकर खड़ा हुआ। उसके पहनावे और रौब दाब से लग रहा था कि वह इस घर के गुलामों का सरदार है। अपने पीछे बहुत से दास दासियों को एकत्र देखकर उन पर रौब झाड़ने के लिए उसने तो बड़ा सा मुंह बनाकर कहा, अरे काले भाई बहनों, तुम लोगों की करतूतों से मुझे कभी कभी बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अपने पैर मिलाकर एक लाइन में खड़े हो। आज तक तुम लोगों ने विलायती ढंग पर खड़े होना तक भी नहीं सीखा। तुम लोगों के इस तरह खड़े रहने से मालिक के घर में जाने का रास्ता रुक गया है। ये वक्तव्य सुनकर सब दास दासी एक किनारे हटकर खड़े हो गए। सेंट क्लेयर ने दरवाजे पर पहुंचते ही एडाल्फ नामक इस प्रधान से हाथ मिलाया और उसका नाम लेकर कहा, एडाल्फ, अच्छे तो हो। इस प्रकार सेंट क्लेयर द्वारा आदर पाने पर एडाल्फ ने मालिक के स्वागत के लिए जो भाषण रट रखा था वह सुनाना शुरू किया। एडाल्फ का भाषण सुनकर सेंट क्लेयर ने हंसते हुए कहा, भाषण तो खूब तैयार किया है। इतना कहकर वह तुरंत घर में चला गया। मकान में जाते ही एवा दौड़ती हुई अपनी माँ के कमरे में पहुंची। पलंग पर लेटी अपनी माता के गले से लिपट गई और बार बार उसका मुख चूमने लगी। पर उसकी माता ने अपने कल्पित रोग के कारण कमजोर बनी रहने की वजह से उसको गोद में तो लिया ही नहीं, बल्कि गले से लिपटकर एवा के बार बार मुंह चूमने से कुछ झुझलाकर बोली, जा जा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठहर जा, मेरे सिर में दर्द बढ़ जाएगा। सेंट क्लेयर ने अपनी स्त्री के कमरे में पहुंचकर उसका मुंह चूमा और मिस अफिलिया की ओर उंगली करके कहा, प्यारी, देखो तुम्हारी रोग की बात सुनकर अफिलिया बहन आई हैं। मेरी पलंग से नहीं उठ सकी। केवल अधखुले नेत्रों से अफिलिया की ओर एक बार देखकर धीमे स्वर में उसका स्वागत किया।
सब दासियां जब कमरे के द्वार पर आकर खड़ी हुई तो उनमें मामी नाम की एक दासी के गले लिपटकर इवा उसका मुंह चूमने लगी। उस वृद्ध ने इवा को अपनी छाती से लगाकर उसका मुंह चूमा। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह बड़ी चाह से इवा के मुंह की ओर देखने लगी। उसने जिस प्रकार इवा को अपनी छाती से लगाया था, उससे तो यही जान पड़ता था कि वही इवा की माता होगी। कुछ देर के बाद इवा ने मामी की गोद से उतरकर घर की हर दासी का मुख चूमा। इवा को इस भांति दासियों का मुंह चूमते देखकर मिस अफिलिया को बड़ा अचंभा हुआ। इस पर वह सेंट क्लेयर से बोली, अगस्टिन, क्या तुम्हारे इस दक्षिण देश में दास दासियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? भाई, हम लोग तो दास प्रथा के विरोधी होते हुए भी नौकरों को इतना मुंह नहीं लगाते, इतना आदर नहीं देते। हम लोग वेतनभोगी चाकरों को कभी अपने समान नहीं समझते। दास दासियों पर दया करना उचित है पर मुंह लगाना ठीक नहीं। अफिलिया बहन के ईसाई धर्म संबंधी भाषण का स्मरण करके सेंट क्लेयर मन ही मन हंसा, पर प्रकट में कुछ नहीं बोला। फिर वो कमरे से बाहर निकलकर मामी, जिमी, पली, सूकी इत्यादि हर एक दासी का हाथ पकड़कर कुशल पूछने लगा। किसी किसी दासी के गोद के बच्चे के सिर पर हाथ रखकर दुलार करने लगा। सेंट क्लेयर के चले जाने पर इवा ने नारंगी की टोकरी उठाकर उसमें से एक एक नारंगी सब दास दासियों के बच्चों को दी। उन लोगों को वे खिलौने भी बांट दिए जो वो उनके लिए लाई थी। फिर सेंट क्लेयर ने बरामदे में आकर एडाल्फ से कहा, एडाल्फ, ये जो नया आदमी मेरे साथ आया है, इसका नाम टॉम है। सब पर तुम बड़ी हुकूमत दिखाया करते हो, पर देखना, खबरदार, इस आदमी पर कभी रौब न गांठना। तुम्हारे जैसे काले बंदरों के मूल्य की अपेक्षा इसके दूने दाम लगे हैं। एडाल्फ ने कहा, सरकार, आप तो मजाक करते हैं। सेंट क्लेयर ने एडाल्फ के कोट की ओर देखकर कहा, वाह वाह, तुमने मेरा ये कोट कैसे पहन लिया? एडाल्फ कुछ शर्माकर बोला, हुजूर, इस कोट में ब्रांडी के बहुत दाग लग गए थे। इससे बड़ी बदबू आती थी। मैंने सोचा, अब आप इसे थोड़े ही पहनेंगे, इसे आप जरूर ही फेंक देते, इसी से मैंने पहन लिया। एडाल्फ की बात पर सेंट क्लेयर हंसने लगा। इसके बाद वह टॉम को लेकर अपनी स्त्री के कमरे में गया। स्त्री से कहा, प्यारी, तुम सदा शिकायत किया करती हो कि मैं तुम्हारे आराम का ख्याल नहीं करता। ये देखो, तुम्हारी गाड़ी हाँकने के लिए एक अच्छा कोचवान लाया हूँ। यह आदमी कभी शराब मुंह से नहीं लगाता। गाड़ी हाँकने में बड़ा निपुण है। यह इस तरह गाड़ी हाँकेगा कि गाड़ी में चढ़ने पर तुम्हें जरा भी तकलीफ न होगी। आराम से ले जाएगा। सेंट क्लेयर की स्त्री मेरी ने फिर आंखें खोलकर एक बार टॉम की ओर देखा और दबे स्वर से बोली, कुछ दिन हमारे यहाँ रहा कि शराब पीना सीखा। सेंट क्लेयर, नहीं, ये कभी शराब नहीं पिएगा। ये शराब के पास नहीं फटकता। मेरी न पीता तो अच्छा ही है, पर मुझे यकीन नहीं आता। फिर सेंट क्लेयर ने एडाल्फ को बुलाकर कहा, एडाल्फ, टॉम को रसोई घर में ले जाओ। देखो, मैंने जो कहा है सो याद रखना। टॉम पर बहुत हुकूमत मत जताना। एडाल्फ के चले जाने पर सेंट क्लेयर ने अपनी स्त्री को बुलाकर कहा, प्यारी, जरा इधर आओ। मेरी रहने दो अपना ये बनावटी प्यार। तुम्हें यहाँ से गए 15 दिन से ज्यादा हो गए, बीच में कभी खोज खबर भी ली कि मैं मरती हूँ कि जीती हूँ? सेंट क्लेयर, क्या इन 15 दिनों में मैंने तुम्हें पत्र नहीं लिखा? मेरी बस वही 2 लाइनों का कार्ड। ऐसी चिट्ठियां तो नौकरों को लिखी जाती हैं। इतने दिनों में बस 2 लाइनों का एक कार्ड मिला था। सेंट क्लेयर, डाक निकलने ही वाली थी, इससे जल्दी में कार्ड लिखकर डाल दिया था। अब उस बीती बात पर झगड़ने से क्या लाभ है? देखो, ये फोटो देखो। मैं एवा का हाथ पकड़े खड़ा था। क्यों, तस्वीर अच्छी आई है या नहीं? मेरी यूं हाथ पकड़कर क्यों खड़े हुए? कोई लड़की का हाथ इस तरह पकड़कर खड़ा होता है? सेंट क्लेयर, खैर, मान लो खड़े होने का ढंग बुरा था, पर देखो, तस्वीर अच्छी आई है या नहीं? मेरी राय से तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें क्या मेरी राय कभी पसंद आती है? इतना कहकर मेरी ने तस्वीर उठाकर सिरहाने पटक दी। सेंट क्लेयर मन ही मन कहने लगा, पापिनी का मन किसी तरह नहीं भरता। चूल्हे में जाए ऐसी स्त्री। प्रकट रूप में, अच्छा, बोलो, तस्वीर अच्छी आई है या नहीं?
मेरी सेंटेक्लेयर, मुझे परेशान न करो। तुम्हें अक्ल तो कुछ है नहीं। तुम मेरा खा नहीं समझते। मैं इधर 3 दिन में बड़ी कमजोर हो गई हूँ। मुझे हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं सुहाता। घर में तुम्हारे आने से मानो बाजार सा लग गया है। मेरा दम निकल जाता है। सिर दर्द के मारे मरी जाती हूँ। मिस अफिलिया अभी तक बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। सिर दर्द की बात सुनकर उसे बातें करने का मौका मिला। वह बोली, क्या यूं ही बराबर आपको सिर दर्द सताया करता है? मैं समझती हूँ, आप सवेरे उठते ही यदि चिरायते का काढ़ा पिएं तो आपको कुछ आराम हो सकता है। इब्राहिम साहब की स्त्री इन सब रोगों की खूब दवाइयाँ जानती हैं। उनसे मैंने सुना कि इस रोग के लिए चिरायते का काढ़ा बड़ा गुणकारी है। ये सुनकर सेंटेक्लेयर ने कहा, तो कल ही मैं एक बोतल चिरायते का अर्क ला दूंगा। अच्छा दीदी, अब तुम अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल डालो। मामी को बुलाकर कहा, अफिलिया बहन के लिए जो कमरा ठीक की हो वह बता दो। देखो, बहन को किसी तरह की तकलीफ न होने पाए। बहुत अच्छी तरह से इसकी सेवा करना।